नमस्कार। त्रिकोणमितीय अनुपात भाग 3 अध्याय 6 में आज मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण जो इसके अंदर है सारणी कैसे बनाते हैं उसके बारे में बताऊंगा। आप इसको बड़े ध्यान से देखें और सारणी को समझने का प्रयास करें। बहुत ही आसान तरीके से आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया जा रहा है। सारणी अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस तरह से एक कॉलम बनाना है, सारणी बनानी है, जिसके अंदर हम यहाँ पर नाम लिख लेंगे साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। इसमें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और इधर से भी 1 2 3 4 5 6 बाई 6 की ये सारणी होगी। ऊपर हम 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसमें केवल इन्हीं मानों की सारणी यहाँ पर बनाई जा रही है, 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री। अब यहाँ पर हमने इस तरह से एक सारणी 6 बाई 6 की, और ये कॉलम खाली रहेगा क्योंकि इसमें पहले कॉलम में हमें वो साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक लिख लेंगे, और ऊपर वाले कॉलम में हमें वो इनके 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री लिख लेंगे। अब इसमें प्रत्येक के आगे 1 2 3 4 5 कॉलम है वो खाली रहेंगे, खाने हैं वो खाली रहेंगे। ये इसके अंदर हमें वो मान पुटअप करेंगे भी, इनके मान क्या होते हैं। जैसे साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 45 का, साइन 60 का और साइन 90 का। इसी तरह से अन्य जो कोस, टेन, कोट और सेक है उनके मान भी हमें वो सारणी में लिखेंगे और अच्छी तरह से इनको याद करेंगे। सारणी कैसे बनाई जाती है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सारणी के ऊपर है वो एक पूर्ण संख्याएं लिख लेते हैं। कहाँ से लिखनी है वो ध्यान दें आप। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 0 1 2 3 और 4, सबसे पहले ऊपर 0 1 2 3 4 लिख लेते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, इन सब को 4 4 से भाग दे देते हैं। इस तरह से लिखने के बाद में सबको 4 4 से भाग दे देते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, 0 1 2 3 4 लिखा। उसके बाद में मैंने इनको सबको अलग अलग 4 4 4 4 4 से भाग दे दिया, यानी ये बन गई 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 हमारी बन गई है। अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ पद है वो हल करने वाले हैं, उनको हम हल कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये 2/4 है, इसको मैं काट करके 1/2 लिख सकता हूँ कि 2/4 को जब हम काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। और 4/4 को जब मैं यहाँ पर काटता हूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/1, ये हमारा 1/1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन सब के ऊपर है वो अंडर रूट का निशान लगा देते हैं, यानी इनको अंडर रूट लगा देते हैं सब के ऊपर इस तरह से। अब हमें क्या है, एक नया मान प्राप्त हो गया है कि ये 0/4 है वो अंडर रूट के अंदर आ गया है, 1/4 अंडर रूट के अंदर आ गया है। यहाँ पर 2/4 था, काट करके मैंने 1/2 कर दिया, ये भी अंडर रूट के अंदर आ गया। ये 3/4 है, अंडर रूट के अंदर है। और 4/4 को जब मैंने काटा था तो अंदर बचा 1/1, ये भी अंडर रूट के अंदर है। अब क्या करते हैं, हम इनको हल करते हैं, और हल करते हुए वो मान है वो यहाँ पर लिखेंगे पांचों को। तो ये सारे मान है वो साइन के मान हमें प्राप्त हो जाएंगे। जैसे मैं 0/4 को हल करता हूँ, 0/4 का अंडर रूट है तो 0 का बाहर 0 आएगा और 4 का बाहर 2 आएगा, तो ये हमें यहाँ पर 0/2 प्राप्त होता है। तो 0/2 बाहर है वो मान 0/2, ये साइन 0 का मान 0, साइन 0 डिग्री का मान 0 में प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से जब मैं 1/4 का अंडर रूट हटाता हूँ तब 1 का अंडर रूट 1 और 4 का अंडर रूट जब मैं हटाता हूँ तो बाहर 2 आता है, तो हमें ये साइन 30 डिग्री का मान है वो 1/2 प्राप्त हो जाएगा। और जब मैं 1/2 का अंडर रूट हटाता हूँ तो 1 का अंडर रूट 1 ही होता है बाहर जब हटता है तो, और परंतु
ये जो 2 है इसके ऊपर अंडर रूट लगा रह जाएगा, यानी साइन 45 का मान हमें 1/√2 प्राप्त हो जाएगा। और जब मैं √3/4 का अंडर रूट हटाता हूँ तो √3 के ऊपर तो लगा रहेगा और 4 का बाहर है वो 2 आ जाएगा। और 1/1 का, या इसको 1 ही मानेंगे हम, 1/1 1 ही होता है। और 1 का जब अंडर रूट हटाते हैं तो बाहर 1 ही हमें प्राप्त होता है। तो पुनः ध्यान दे लें अपने, सबसे पहले हमें क्या करना है, 0 1 2 3 4 लिखना है, सबको 4 4 से भाग दे देना है और इनको थोड़ा हल करते हुए सब के ऊपर अंडर रूट लगा देंगे। और जब हम इन बटे वाली संख्याओं का अंडर रूट हटाएंगे तो हमें साइन 0 के मान है वो प्राप्त हो जाएंगे। यानी साइन 0 का मान 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1 हमें प्राप्त हो जाता है। अब इसी मान की सहायता से हमें आगे के सारे मान है वो सारणी में फिलअप कर लेने हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे हमें कोस का मान निकालना है, भी कोस का मान कितना होना चाहिए, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इधर से लिखेंगे। जैसे ये मान है, ये यहाँ पर लिख दीजिए आप, और ये मान है वो यहाँ पर लिख दीजिए। अब इसकी सीध में यही आता है तो ये मान इसकी सीध में होगा। अब इधर वाला इसकी सीध में आ जाएगा और ये है वो यहाँ आ जाएगा। तो हमने जो ऊपर वाली विधि से साइन के मान निकाले, हम इनको उल्टा करके इधर से क्रमवार लिखते जाएंगे। ये जो अंतिम मान है यहाँ पहले खाने में, फिर ये मान इस खाने में, ये इसकी सीध में ही आता है तो इसी में आ जाएगा, फिर ये मान यहाँ आ जाएगा और ये मान यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से हम साइन के मान प्राप्त करने के बाद में कोस के मान है वो अपने आप प्राप्त कर लेंगे। जब साइन और कोस के मान हमें प्राप्त हो जाते हैं तब हमें यहाँ पर संबंधों का पता है कि साइन का उल्टा क्या होता है और कोस का उल्टा क्या होता है। तो कोस का उल्टा हमें पता है सेक होता है। हम ये जानते हैं कि कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। तो जो ये कोस के मान हैं हम इनको उल्टा कर देंगे, यानी अंश है उसको हर बना देंगे और हर है उसको अंश बना देंगे। तो 1/1 का मतलब क्या होता है, अंश भी 1 है और हर भी 1 है। तो जब हम उसको उल्टा करते हैं तो 1/1 का मान 1 ही होता है। अब इस रकम को जब मैं उल्टी करके लिखता हूँ तो ये √3/2 है, तो उल्टी करके जब मैं लिखता हूँ तो 2/√3 आ जाएगी। और इसको जब मैं उल्टा करता हूँ तो 1/√2 है, तो ये हमें √2/1 यानी 2 प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर। और 1/2 को जब मैं उल्टा करता हूँ तो 2/1 बटा में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 प्राप्त हो जाएगा। और जब मैं इसको उल्टा करता हूँ तो ये हमें यहाँ पर अनंत प्राप्त हो जाएगा। यानी ये यहाँ पर क्या है, 0/1 है, इसको मैं क्या मानूँगा यहाँ पर 0/1। ये परिमेय संख्या है तो बटे में 1 किसी भी संख्या के लगाया जा सकता है। और जब मैं इसको 1/0 करता हूँ, यहाँ पर उल्टा करता हूँ कि 1/0, तब हमें क्या है, ये 1/0 करने पर यहाँ पर हमें अनंत प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर बड़ी आसानी से कोसेक का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। करना केवल इतना है कि यहाँ पर इनको उल्टा करके लिखना है। तो ये अनंत मैं यहाँ पर लिख दूंगा, ये 2 मैं यहाँ पर लिख दूंगा, इसकी सीध में ये पुनः √2 ही आएगा, ये मान इधर आ जाएगा जब मैं इनको उल्टा करके लिखूंगा। और अंत में ये मान बचता है तो ये मान आ जाएगा, ये जो पहला मान है उसका अंतिम मान हो जाएगा। तो इस तरह से हमने है वो साइन के, कोस के, सेक और कोसेक के मान है वो बड़ी आसानी से यहाँ पर प्राप्त कर लिए हैं। अब हमारे पास मान बचता है टेन और कोट का। अगर मैं टेन का मान निकाल लूँ तो कोट का मान उल्टा करके लिख देंगे, क्योंकि टेन थीटा और कोट थीटा का जब हम गुणा करते हैं तो हमें 1 प्राप्त होते हैं और टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा होता है। अब हमारे पास एक फार्मूला है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, टेन थीटा बराबर हमारा एक सूत्र था साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, कि साइन को मैं कोस से भाग देता हूँ तो टेन प्राप्त होता है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहीं पर भाग दे देते हैं कि साइन में कोस का भाग देना है तो 0/1, तो ऊपर शून्य है इसलिए टेन का मान 0, टेन 0 का मान हमें 10 प्राप्त हो जाएगा। ये 1/2 है और ये बटे में √3/2 है, इसमें अंश 1 है, इसमें अंश √3 है, दोनों के हर समान हैं। तो यहाँ पर
हम क्या करेंगे, 10 के लिए अंश के नीचे अंश लिख देता हूँ, हर दोनों के छोड़ देता हूँ क्योंकि ये आपस में कट जाते हैं। तो इसका अंश 1 है और इसका अंश √3 है। तो अंश के बटे में अंश लिख देंगे, क्योंकि गुणा के अंदर भाग वाली रकम को जब मैं गुणा में उल्टा करूँगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा और हमें 1/√3 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जैसे 4/4 हो तो उसका मान 1 आता है, 5/5 हो यानी समान रकम में समान का भाग देते हैं तो उसका उत्तर 1 प्राप्त होता है। तो ये दोनों भी समान हैं, इसलिए आपस में सारी ये कट जाएगी और हमें यहाँ पर 1 है वो प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर जब हम देखते हैं कि अंश √3 है और नीचे वाली रकम में अंश 1 है और यहाँ पर भी हर क्या है, दोनों में 2-2 है। तो ये जब हल करेंगे हम इसको तो 2 से 2 कट जाएगा और हमें केवल यहाँ पर √3 है वो प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पर जब मैं 1/0 करता हूँ तो यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया था कि अगर किसी के बटे में 0 आ जाता है किसी भी रकम को, चाहे वो कितनी बड़ी हो, तो उसका मान अनंत हो जाता है। तो यहाँ पर अनंत हो गया। अब हम क्या करेंगे, पुनः उसी को उल्टा यहाँ से कोट का मान हम प्राप्त कर लेंगे। ये मान मैं इधर लिखता हूँ अनंत, फिर √3, ये सेम इसी के नीचे आ जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा 1/√3 और ये यहाँ पर हमें 0। तो इस तरह से हमने है वो सारणी है वो अच्छी तरह से तैयार करनी है। सारणी बनाना बिल्कुल आसान है, इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है। हम इसका भी यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पर मैं आपको पुनः बता दूँ कि मेरे पास जैसे कोई वज़नदार वस्तु है, उसका वज़न 0 है, यहाँ पर 1 पाव है, यहाँ पर आधा किलो है, यहाँ पर 3 पाव है और यहाँ पर 1 किलो है। इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं कि जैसे मेरे पास है कोई भी वज़न नहीं है, बिल्कुल मैं खाली हूँ, 0 वज़न है मेरे पास यहाँ पर। और दूसरा, इसमें मेरे पास 1 पाव वज़न है, इसको अपने देसी भाषा में पाइया कहते हैं, 1 पाव। और उसके बाद में मेरे पास आधा किलो हो गया, उसके बाद में मेरे पास 3 पाव हो गया और उसके बाद में मेरे पास 1 किलो हो गया। और इसको हम जैसे याद रख सकते हैं कि कोई वज़न नहीं है मेरे पास, 1 पाव 1/4 यानी चौथा हिस्सा, ये आध हो गया, ये 3/4 पौना जिसको कहते हैं, और ये पूरा वज़न। इस तरह से हम याद, इसको सीधा हम इस तरह से लिख करके इनका अनरूट करेंगे तो भी यही बात आएगी। और इसमें हम दूसरी विधि यही है कि केवल अगर मैं ये मान याद रख लेता हूँ तो इसकी भी ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ती है। सिर्फ मेरे को ये याद रखना है कि 0 1/2 और उसके बाद में इसी का अनरूट कर दो, अगला मान हमें प्राप्त हो जाएगा 1/√2 और फिर √3/2 और अंत में 1। अगर मैं ये 5 मान कंठस्थ कर लेता हूँ, वेरी सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका sin 0 का मान 0 होता है, sin 90 का मान 1 होता है। और यहाँ पर मैं ध्यान दे लूँ, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था 1 पाव, 1 पाव का मैं रूट लगाता हूँ तो 1/2 आता है। और यहाँ पर क्या था, आधा किलो, आधा किलो का मैं जब अनरूट करता हूँ तो 1/2 आ जाता है। और यहाँ पर क्या था, पौना यानी 3/4, तो 3/4 का जब मैं करता हूँ तो 3 का √3 ही रहेगा और 4 का 2 × 2, 1 2 बार आ जाएगा और अनरूट है वो हट जाएगा, यानी √4 में और इसमें कोई फर्क नहीं है। √4 = 2 होता है, √9 = 3 होता है। तो ये पहला मान प्राप्त करने के बाद में बाकी अन्य सभी मान है वो आसानी से याद किए जा सकते हैं। कुछ इसमें महत्वपूर्ण मान हैं, वो हमें हमेशा कंठस्थ करके रखने हैं। कौन कौन से है वो मैं उसके बारे में आगे जानकारी दूंगा। तो ये सारणी हमें है केवल चुटकियों का काम है, ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए इसमें बनाने का अभ्यास करके बार बार करके हमें वो कुछ 20-25 सेकंड में ही सारणी, या 15 सेकंड में सारणी, 20 आधी मिनट से ज़्यादा तो लगनी नहीं चाहिए, सारणी को हम अच्छी तरह से तैयार कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर क्या है, इसमें सारे मान कितने हैं हमारे यहाँ पर, ये हम लिखें और ये लिखें तो कोई ज़्यादा नहीं है, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 अगर हम ये लेते हैं तो 6 7 42 खाने बनते हैं। 42 खानों में हमें मुश्किल से है वो आधा मिनट भी नहीं लगता। तो ये हम अच्छी तरह से अभ्यास कर लें इनको, जितना हम कम समय लगाएंगे और उतने ही समय में जो हमारा समय बचेगा
वो हमारे गणित के सवालों को हल करने में काम आएगा। तो परीक्षा के अंदर हम रफ का वर्क में ये सारणी बना भी सकते हैं, जहाँ पर भी हम रफ काम करते हैं वहाँ सारणी बना ले, परंतु अपने ऊंचाई और दूरी से संबंधित सवाल हल करते हैं तो उनमें कुछ ये महत्वपूर्ण मान है 10 वाले, ये हमें याद भी रखने पड़ेंगे। यहाँ पर अपने ऊंचाई और दूरी में लगभग 30, 45 और 60 से संबंधित ही क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो ये यहाँ पर मैंने आपको सारणी बनाने का एक आसान तरीका समझाया, आपके समझ में आ गई होगी। इसको अच्छी तरह से अभ्यास कर लें। पुनः मैं आपको विस्मरण कराता हूँ कि बार बार मैं आपको ये क्यों दोहरा रहा हूँ, क्योंकि जो त्रिकोणमिति है वो समकोण त्रिभुज के ऊपर ही चलती है, समकोण त्रिभुज के ऊपर ही आधारित होती है। तो यहाँ पर पुनः मैं आपको याददाश्त करा दूँ कि पूरी त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज के ऊपर ही चलेगी, समकोण त्रिभुज इसका मुख्य आधार होगा। यहाँ पर पुनः समझ लें कि चाहे ये निशान लगा हुआ हो, कहीं पर भी गणित में कई बार दिया होता है तो इसको 90 डिग्री का कोण मानेंगे। 90 के जो सामने वाली भुजा होती है वो कर्ण होती है, और अगर मैं इसको थीटा मानता हूँ तो जहाँ पर 90 डिग्री और थीटा साथ साथ बैठे हुए हैं तो ये आसन भुजा कहलाती है, आधार। और थीटा के सामने वाली भुजा सम्मुख भुजा कहते हैं, इसको हम लंब कहते हैं। यहाँ पर थीटा की अगर स्थिति बदल जाती है, थीटा अगर ये हो जाता है तब क्या करेंगे, थीटा और 90 डिग्री पास पास आ जाते हैं, यानी आसन भुजा ये आधार हो जाएगी और इस थीटा के सामने वाली ये भुजा है वो लंब हो जाएगी। ये दो जो महत्वपूर्ण बातें हैं कि थीटा का मान कहाँ पर रखना है, थीटा न्यून कोण है वो कौन सा मानेंगे, उसके आधार पर हम लंब और आधार डिसाइड करेंगे। लंब कौन सा होगा और आधार कौन सा होगा। वेरी सिंपल, इसमें इजी है, कोई मुश्किल कार्य नहीं है कि 90 डिग्री का कोण है वो इसी तरह से चित्र में हमें दिखाई देगा हर बार। तो अगर मैं ये थीटा मानता हूँ, ये दोनों एक सीध में हैं, पास पास में हैं, तो ये आधार होगा और 90 के सामने वाला कर्ण होगा और थीटा के सामने वाला लंब होगा। जब ये दोनों आधार होंगे तो ये तो हमें पता ही है कि सबसे बड़ी भुजा है 90 डिग्री के सामने वाली, तो वो कर्ण होती है। जब ये आधार हो गया तो ये हमारा लंब हो जाएगा। अगर मैं इसको थीटा मानता हूँ तो 90 डिग्री और थीटा यहाँ पर आ जाते हैं तो ये लंब आधार हो जाएगा और इस थीटा के सामने वाला ये हो जाएगा लंब, कर्ण वही रहेगा। तो पाइथागोरस हमारी प्रमेय क्या थी कि कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। यहाँ पर नोट ये याद रखें, थीटा कोण की सम्मुख भुजा लंब होती है, थीटा कोण की सम्मुख भुजा क्या होती है, लंब होती है, तथा समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। इसके बाद पुनः अपने एक बार दोहरा लेते हैं, लाल बटे कक्का ये क्या था, एल यहाँ लंब माना मैंने, ए को आधार माना और के को कर्ण माना। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, ये पहले वाला ले लेते हैं लंब बटा कर्ण। साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, कर्ण बटा लंब। कोस थीटा आधार बटा कर्ण ये लेते हैं तो, और सेक थीटा इसका उल्टा कर्ण बटे आधार, और उसके बाद में लंब बटे आधार। तो ये लंब बटे आधार क्या हो गया टेन थीटा, और टेन का उल्टा होता है कोट, यानी टेन का जो मान है अंश बटे हर, यहाँ पर मैं क्या करूँगा हर बटे अंश कर देता हूँ। तो ये दो दो की जो जोड़ी है उसको हमने कंठस्थ कर लेना है। साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू 1, कोस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 एंड टेन थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1। यानी ये जो 6 मान है हमारे यहाँ पर कोई ज़्यादा नहीं है, साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट। तो साइन कोसेक कोस सेक और टेन कोट, ये बड़ी अच्छी तरह से याद हो रहे हैं। टेन कोट बार बार हम बोलते रहते हैं, टेन कोट कोसेक, टेन कोट कोसेक, बाकी बच गया साइन कोसेक, यानी एस के साथ सी आएगा, ये वाला सी नहीं लेना, ये वाला सी है वो टेन के साथ ही रहेगा। यहाँ पर हम ये ट्रिक भी अपना सकते हैं कि साइन के साथ अगर हम भूल गए कि क्या आएगा, तो साइन के साथ कोस तो कभी आता ही नहीं, तो कोसेक आएगा, और कोस के साथ क्या आएगा, तो सी के साथ एस सेक आएगा। तो इन मानों को हमें वो अच्छी तरह से याद कर लें, लाल बटा कक्का को हमेशा याद रखें, और समकोण त्रिभुज को अपने मन मस्तिष्क में बिठा लें कि पूरी की पूरी जो ये तीनों अध्याय है 6, 7 और 8, ये तीनों अध्याय चाहे त्रिकोणमितीय अनुपात हो, चाहे सर्वसमीकाएँ हों, और ऊंचाई और दूरी की जो महत्वपूर्ण प्रश्नावली है
वो हो इसी समकोण त्रिभुज के आधार पर चलेगी कि इसमें कर्ण कौन सा है, आधार कौन सा है और लंब कौन सा है। दो भुजाएं दी हुई होगी, तीसरी भुजा हम निकाल लेंगे। इसी के आधार पर हम चित्रों की रचना करेंगे। आगे मीनार वाले, चिमनी की ऊंचाई वाले विभिन्न प्रकार के सवाल है वो ऊंचाई और दूरी में हमें पढ़ने को मिलेंगे। इसके जो ये तीसरा भाग है, चौथे भाग में मैं आपको सारणी से संबंधित आसान से क्वेश्चन हल करवाऊंगा, क्योंकि अभी तक हमने जो किया है वो सिर्फ समझने वाली बात है। अब इस जो त्रिकोणमितीय अनुपात हमने सीखे हैं इनके ऊपर आधारित, सारणी से आधारित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको हम हल करने का प्रयास करेंगे इसके चौथे भाग में। इसी के साथ आज का ये जो टॉपिक है वो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।